हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 12 की दूसरी हेडिंग है आपका चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। इससे पहले आपको बताया गया था कृषि में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। ठीक है, आज हम देखेंगे चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का क्या यूज होता है। तो ध्यान से आप समझें। पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी, ठीक है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, उन विधियों का, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी विधियों का स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की जो भी मेथड्स हैं, विधि हैं, उनका यूज जो है स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अधिक प्रभावी रूप से किया गया है। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी विधियों का स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न सुरक्षित व अत्यधिक प्रभावी चिकित्सकीय औषधियों का उत्पादन अधिक मात्रा में संभव है। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है उत्पन्न सुरक्षित, सेफ और अत्यधिक प्रभावी, ठीक है, तो इसके द्वारा जो भी औषधियाँ तैयार होंगी चिकित्सा के लिए, वह अत्यधिक सुरक्षित होंगी और प्रभावी होंगी और अधिक मात्रा में उत्पादन संभव है। ठीक है, तो पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी विधियों का स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में अत्यधिक प्रभाव डाला है, क्योंकि इसके द्वारा उत्पन्न सुरक्षित व अत्यधिक प्रभावी चिकित्सकीय औषधियों का उत्पादन अधिक मात्रा में संभव है। ठीक है, पुनर्योगज चिकित्सकीय औषधियों का अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन्स तैयार किए जाते हैं, उनका प्रतिरक्षात्मक प्रभाव जो है अवांछित रूप से प्रतिरक्षात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि ऐसा देखा गया है कि उपरोक्त उत्पाद जो अमानवीय स्रोतों से, ठीक है, उपरोक्त उत्पाद जो अमानवीय स्रोतों से अलग किए गए हैं, वे अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो भी उत्पाद अमानवीय स्रोत से, ठीक है, अमानवीय स्रोत से अलग किए जाएंगे, उनका हमारे इम्यून सिस्टम पर इफेक्ट होगा। हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा वो प्रभावित होंगे या प्रभावित करेंगे। जबकि जो पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियाँ हैं, वे अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पुनर्योगज चिकित्सीय औषधियों का अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि ऐसा देखा गया है कि उपरोक्त उत्पाद जो अमानवीय स्रोत से अलग किए गए हैं, वे अवांछित प्रतिरक्षात्मक प्रभाव डालते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में लगभग 30 पुनर्योगज चिकित्सकीय औषधियाँ विश्व में मनुष्य के प्रयोग हेतु स्वीकृत हो चुकी हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में जो हैं 30 जो हैं रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन्स हैं, जिनका यूज मनुष्य के लिए एक्सेप्ट हो चुका है विश्व में। वर्तमान में इनमें से 12 भारत में विपणित हो रही हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो है भारत में जो है 12 जो रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन्स हैं, उनका यूज जो है इंडिया में हो रहा है, उसको बेचा जा रहा है। वर्ल्ड में अगर बात की जाए विश्व में, तो 30 तरह के रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन्स जो हैं चिकित्सा के लिए उपलब्ध हो चुके हैं और उनको यूज करने का स्वीकार्यता भी दे दी गई है। ठीक है, आगे देखें। पहला देखें, नंबर 1, आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन। ठीक है, आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन के बारे में ध्यान से समझें। वयस्कों में होने वाले मधुमेह का नियंत्रण निश्चित समय अंतराल पर इंसुलिन लेने से ही संभव है। ठीक है, अगर एडल्ट व्यक्ति है, वयस्क है, और उसमें मधुमेह हो गया है, शुगर उसको हो गया है, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? तो इसके लिए उसे निश्चित समय अंतराल पर इंसुलिन उसको दिया जाएगा, जिससे उसका कंट्रोल संभव है, मधुमेह का कंट्रोल संभव है। ठीक है, तो वयस्क में होने वाले मधुमेह का नियंत्रण निश्चित समय अंतराल पर इंसुलिन लेने से ही संभव है। ठीक है, मानो इंसुलिन पर्याप्त उपलब्ध न होने पर मधुमेह रोगी क्या करेंगे?
ठीक है। अगर मधुमेह रोगी शुगर के पेशेंट्स को मानो इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में न मिले तो इसके लिए वो क्या करेंगे? मानो इंसुलिन पर्याप्त उपलब्ध न होने पर मधुमेह रोगी क्या करेंगे? उस पर विचार करने पर हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमें अन्य जानवरों से इंसुलिन अलग कर उपयोग में लाना होगा। ठीक है। अगर मानव इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होगा तो इसके लिए मधुमेह रोगी को क्या करना, उसको कौन सी दवा दी जाएगी, कौन सा इंसुलिन दी जाएगा? तो इसके लिए जो है अन्य जानवरों से इंसुलिन को अलग किया जाएगा और उसको दिया जाएगा। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि वयस्क में होने वाले मधुमेह का नियंत्रण निश्चित समय अंतराल पर इंसुलिन लेने से ही संभव है। मानो इंसुलिन पर्याप्त उपलब्ध न होने पर मधुमेह रोगी क्या करेंगे? उस पर विचार करने पर हम इस बात को स्वीकार करेंगे कि हमें अन्य जानवरों से, दूसरे एनिमल से इंसुलिन वियुक्त कर उपयोग में लाना होगा, इंसुलिन अलग कर यूज में लाना होगा। क्या अन्य जंतुओं से अलग इंसुलिन, अन्य जंतुओं से अलग किया गया इंसुलिन मानव शरीर में भी प्रभावी है और उसका मानव शरीर के प्रतिरक्षात्मक अनुक्रिया पर कोई हानिकारक प्रभाव तो नहीं पड़ता है? ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो जंतुओं से इंसुलिन अलग किया गया है तो क्या वह इंसुलिन मानव के शरीर में वर्क करेगा और उसका मानव शरीर के इम्यून सिस्टम पर, प्रतिरक्षा अनुक्रिया पर कोई हानिकारक साइड इफेक्ट तो नहीं ना है? आप कल्पना करें कि यदि कोई जीवाणु मानव इंसुलिन बना सकता है, ठीक है, यदि कोई जीवाणु मानव इंसुलिन बना सकता है तो निश्चित ही पूरी प्रक्रिया सरल हो जाएगी। ठीक है। जो मनुष्य को इंसुलिन चाहिए अगर किसी जीवाणु के द्वारा उसको बनवाया जा सके तो यह प्रोसेस क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। ठीक है। आप आसानी से ऐसे जीवाणु को अधिक मात्रा में विकसित करेंगे और जितना चाहें अपनी आवश्यकता अनुसार इंसुलिन बना सकते हैं। अगर कोई जीवाणु मानव इंसुलिन बना सकता है तो निश्चित ही पूरी प्रक्रिया क्या हो जाएगी? आसान हो जाएगी, सरल हो जाएगी और आप आसानी से ऐसे जीवाणुओं की अधिक मात्रा विकसित कर जितना चाहें अपनी आवश्यकता के अनुसार इंसुलिन बना सकते हैं। सोचें, क्या इंसुलिन मधुमेही लोगों को मुख से दिया जा सकता है कि नहीं? जो इंसुलिन है हार्मोन, क्या वह शुगर के पेशेंट्स को ओरली दिया जा सकता है, माउथ में दिया जा सकता है कि नहीं? क्यों नहीं दिया जा सकता है? और दिया जा सकता है तो क्यों दिया जा सकता है? तो अगर इनको माउथ से दिया जाएगा तो वह स्टमक में पहुंचेंगे और स्टमक में यह इंसुलिन जो है डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है। इसलिए इंसुलिन को मसल्स में देना है ताकि जो है वह नर्व में, वेन में पहुंचे और वेन से जो है सेल्स में पहुंचे और वहां से जो है ग्लूकोज को सेल में एंट्री होने का मार्ग मिल जाए। ठीक है। लेकिन अगर इंसुलिन को माउथ से दे दिया जाएगा तो वह डाइजेस्ट हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। मधुमेह रोगियों द्वारा, ठीक है, मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला इंसुलिन जानवरों व सुअरों को मारकर उनके अग्नाशय से निकाला जाता था। ठीक है। जो शुगर पेशेंट्स थे उनको जो इंसुलिन दिया जाता था वह जानवर और सुअरों को मारकर उनके पैंक्रियास से निकाला गया इंसुलिन होता था। जानवरों द्वारा प्राप्त इंसुलिन से कुछ रोगियों में एलर्जी या बाह्य प्रोटीन के प्रति दूसरे तरह की प्रतिक्रिया होने लगती थी। ठीक है। जो जानवरों से प्राप्त इंसुलिन है उसके द्वारा कुछ रोगियों में एलर्जी पैदा हो जाती थी या बाह्य प्रोटीन के प्रति दूसरे तरह की प्रतिक्रिया होने लगती थी। ठीक है। अब इंसुलिन कैसा होता है, इसकी बनावट कैसी होती है, इसके बारे में देखते हैं। इंसुलिन
दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। इंसुलिन जो होता है वह दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, श्रृंखला ए व श्रृंखला बी, जो आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, इंसुलिन जो है वह दो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिन्हें श्रृंखला ए और श्रृंखला बी कहते हैं, और जो आपस में डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। चित्र 12.3 देखते हैं। चित्र 12.3 ध्यान से समझें। यह आपका चित्र है 12.3। ठीक है, यह इंसुलिन है जिसमें पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी है, जो आपस में सल्फाइड बंध से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन जो है वह प्रो हार्मोन के रूप में बनता है। प्रो हार्मोन के रूप में बनता है, जैसे कि प्रो एंजाइम बनता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद वह वर्क करता है। जैसे यह आपका इंसुलिन जो है मानव में या फिर दूसरे स्तनधारियों में जो इंसुलिन बनता है वह किस रूप में बनता है? प्राक इंसुलिन के रूप में। प्राक इंसुलिन के रूप में, जिसमें पेप्टाइड ए, ठीक है, और पेप्टाइड बी के साथ साथ एक स्वतंत्र पेप्टाइड सी भी होता है। यह इससे जुड़ा हुआ एक पेप्टाइड सी भी होता है, जो इसी में जुड़ा रहता है, स्वतंत्र नहीं होता है, पहले जुड़ा होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मानव सहित स्तनधारियों में जो इंसुलिन होता है वह प्रो हार्मोन के रूप में होता है, प्राक इंसुलिन के रूप में होता है, जिसमें पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी, ठीक है, पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी के साथ साथ पेप्टाइड सी भी जुड़ा रहता है। ठीक है, अब इसमें से जो पेप्टाइड सी है, जो ब्लैक देख रहे हैं आप, इसको अलग करना है। ठीक है, पेप्टाइड सी को अलग करके पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी को आपस में क्या कर देना है? जोड़ देना है, जो सल्फाइड बंध से जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से जो है आपका प्रोसेसिंग हो जाएगा और इंसुलिन हार्मोन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें यहाँ पर, यह जो आपका ब्लैक कलर में आप देख रहे हैं स्वतंत्र पेप्टाइड सी है, यह अलग हो गया है, स्वतंत्र पेप्टाइड सी। ठीक है, सी पेप्टाइड अलग हो गया है, और यह जो दोनों हैं पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी, ये आपस में सल्फाइड बंध से जुड़ गए हैं। ये आपका इंसुलिन हो गया। यह अब कब से कब बना? प्रोसेसिंग के बाद बना। पहले इंसुलिन मानव और स्तनधारी में कैसे होता है? प्राक इंसुलिन के रूप में होता है। इसके प्रोसेसिंग होता है, जिससे पेप्टाइड सी अलग हो जाता है और पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी आपस में सल्फाइड बंध से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो प्राक इंसुलिन का सी पेप्टाइड से अलग होने के बाद इंसुलिन की परिपक्वता को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। देखें ध्यान से, देखें, मधुमेह रोगियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाला इंसुलिन जानवरों और सूअरों को मारकर उनके अग्नाशय से निकाला जाता था। जानवरों द्वारा प्राप्त इंसुलिन से कुछ रोगियों में एलर्जी या बाह्य प्रोटीन के प्रति दूसरे तरह की प्रतिक्रिया होने लगती थी। ठीक है, इंसुलिन की संरचना कैसी होती है? इंसुलिन दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, श्रृंखला ए व श्रृंखला बी, जो आपस में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ठीक है, मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन प्राक हार्मोन के रूप में संश्लेषित होता है। ठीक है, जिस तरह से प्राक एंजाइम होते हैं, प्राक एंजाइम की तरह यह प्राक हार्मोन को पूर्ण परिपक्व व क्रियाशील हार्मोन बनने से पहले संसाधित होने की आवश्यकता होती है, प्रोसेसिंग होने की आवश्यकता होती है। जैसे प्राक एंजाइम को क्रियाशील बनने के लिए, परिपक्व होने के लिए प्रोसेसिंग की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह जो इंसुलिन है वो प्राक हार्मोन की तरह है, उसको भी परिपक्व व क्रियाशील हार्मोन में बनने से पहले प्रोसेसिंग, संसाधित होने की आवश्यकता होती है।
ठीक है। तो मानव सहित स्तनधारियों में इंसुलिन प्राक हार्मोन के रूप में संश्लेषित होता है, जिसमें एक अतिरिक्त फैलाव होता है जिसे पेप्टाइड सी कहते हैं। ठीक है। यह पेप्टाइड सी पेप्टाइड परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है, जो परिपक्वता के दौरान इंसुलिन से अलग हो जाता है। प्रोसेसिंग के दौरान पेप्टाइड सी जो है इंसुलिन से अलग हो जाता है। ठीक है। आरडीएनए तकनीकियों का प्रयोग करते हुए, ठीक है, आरडीएनए तकनीकियों का, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स, आरडीएनए तकनीकियों का प्रयोग करते हुए इंसुलिन के उत्पादन में मुख्य चुनौती यह है कि इंसुलिन को एकत्रित कर परिपक्वता रूप में तैयार किया जाए। ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो टेक्निक्स हैं उनका प्रयोग करते हुए इंसुलिन के उत्पादन में मुख्य चुनौती यह है कि इंसुलिन को एकत्रित कर परिपक्व रूप से तैयार किया जाए, मैच्योर रूप से इंसुलिन तैयार हो, उसमें पेप्टाइड सी न हो, पेप्टाइड ए पेप्टाइड बी जो है आपस में जुड़े हों सल्फाइड बंध से। ठीक है। यह किसने किया, देखे ध्यान से। 1983 में एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने, ठीक है, यह फार्मास्यूटिकल कंपनी है अमेरिका की, दवा बनाती है। 1983 में एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया, 2 डीएनए अनुक्रम को तैयार किया, सीक्वेंस को तैयार किया, जो मानव इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप होती है। ठीक है। 1983 में अमेरिका की फार्मास्यूटिकल कंपनी एली लिली ने 2 डीएनए सीक्वेंस को तैयार किया, 2 डीएनए अनुक्रम को तैयार किया, जो मानव इंसुलिन के श्रृंखला ए और श्रृंखला बी के अनुरूप होती है, जिसे ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर, जिसे ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया। ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया। इन अलग अलग निर्मित श्रृंखलाएं, ठीक है, जो अलग अलग निर्मित श्रृंखलाएं बनी ए और बी को निकालकर डाइसल्फाइड बंध बनाकर आपस में संयोजित करके मानव इंसुलिन का निर्माण किया गया। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 1983 में एली लिली नामक एक अमेरिकी कंपनी ने 2 डीएनए अनुक्रम को तैयार किया, जो मानव इंसुलिन के श्रृंखला ए और बी के अनुरूप होती है, जिसे ई कोलाई के प्लाज्मिड में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया गया। इन अलग अलग निर्मित श्रृंखलाएं ए और बी को निकालकर डाइसल्फाइड बंध बनाकर आपस में जोड़कर संयोजित कर मानव इंसुलिन का निर्माण किया गया। ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि मानव इंसुलिन बन गया तो इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। जानवर और सुअर के पैंक्रियाज से इंसुलिन लगाया जाता था तो वह क्या होता था, एलर्जी पैदा करता था या बाह्य प्रोटीन के प्रति दूसरे तरह की प्रतिक्रिया होने लगती है। लेकिन इस तरह से जो तैयार किया गया इंसुलिन वह मानव इंसुलिन की तरह होगा और इससे एलर्जी न के बराबर होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 12 की दूसरी हेडिंग, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग। इसमें हमने आपको बताया पहला आनुवांशिकता निर्मित इंसुलिन के बारे में। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जीन चिकित्सा के बारे में, इसकी दूसरी टॉपिक। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।